हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक किस प्रकार से लोन देती है, क्या प्रोसेस होता है उसका, इनकम ऑफ द बैंक्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, यानी कि जब लोग लोन लेते हैं तो उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं, क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद हम देखेंगे लोन इन रूरल एरियाज़, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोन क्यों लेते हैं लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेने के कौन कौन से टर्म्स होते हैं। और लास्ट में देखेंगे हम आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो इस पार्ट को हम डिस्कस करने में सबसे पहले हम एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे, एक प्रश्न है कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स, यानी कि जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, जो हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसका क्या करता है। तो इसका जवाब ये है कि बैंक उसका एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रखता है। इंडिया में अगर हम देखें तो यह अमाउंट, ये जो छोटा सा स्मॉल प्रोपोर्शन है, यह लगभग 15% है। यह ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स इसमें होते रहते हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो इसे हम दो टर्म्स के रूप में जानते हैं। एक होता है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर इसके बारे में आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से और डीप में पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप हायर क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डीप में आप जानेंगे। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो बैंक जो है, जो हम बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसका एक छोटा सा प्रोपोर्शन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल आप याद रखिए 15% के अप्रॉक्सीमेटली अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि जिसने बैंक में अपने पैसे जमा किए हैं, अगर वह वापस बैंक में अपने पैसे निकालने आता है तो उसे बैंक उसे किसी भी दिन जब भी वो पैसे मांगता है तो उसे वापस किया जा सके। इसके अलावा जो इस छोटे से अमाउंट जो बैंक अपने पास सेव करके रख रहा है, इसके अलावा जो बड़ा सा अमाउंट है वह बैंक अपने पास रखता है लोन के रूप में देने के लिए। कहने का मतलब है कि बैंक यहाँ पे दो लोगों के बीच में मीडिएट करने का काम कर रहा है। कौन से दो लोग? एक व्यक्ति वह है जो डिपॉजिट कर रहा है और दूसरा वह है जो कि बोरोवर है, यानी कि एक पैसा जमा करने आता है बैंक में और दूसरा बैंक से क्रेडिट लेने आता है, लोन लेने आता है। तो पैसे जमा करने कौन जाते हैं? पैसे जमा करने वो लोग जाते हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, यानी कि जितनी उस समय तत्काल में ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो वह उसे बैंक में जमा कर देते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो कि बोरोवर हैं, यानी कि जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बैंक इन दोनों लोगों के बीच में मीडिएट करने का काम करता है, मध्यस्थता करता है। एक यहाँ पे चीज़ आपको समझना है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो जो हम डिपॉजिट करते हैं, यानी कि तो बैंक उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, यानी कि कुछ ब्याज वापस करता है। और जो लोग बैंक से पैसा लेते हैं, यानी कि जो बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, उनसे बैंक वापस इंटरेस्ट लेता है। और जो बैंक वापस इंटरेस्ट लेता है लोन लेने वाले लोगों से, वह इंटरेस्ट रेट उस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है जो बैंक हमें पैसे डिपॉजिट करने पे देता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है। आइए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यह पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में आप, यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे दोनों साइड दो कैटेगरी है लोगों की। एक है डिपॉजिटर्स की और दूसरी है बोरोवर्स की, यानी कि एक वो लोग हैं जो बैंक में पैसे जमा करते हैं और दूसरे लोग वो हैं जो बैंक से पैसे लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स हैं, यानी कि जो बैंक में पैसा जमा करने आए हैं, इन लोगों ने 100 रुपये बैंक में जमा किया और बैंक ने इस 100 रुपये को लोगों को लोन के रूप में दे दिया। बैंक ने जो जिन लो, जो डिपॉजिटर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा किए हैं, जब ये वापस बैंक से पैसा लेते हैं, मान लीजिए कि 1 साल के बाद ये लोग वापस बैंक से पैसा लेने आते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो बैंक इनको कुछ इंटरेस्ट देगा। कितना? उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इनको 4% इंटरेस्ट मिलता है, 4%, यानी कि बैंक इनको कितना लौटाएगा? 104 रुपीज़। और जिन लोगों ने वो 100 रुपये लोन के रूप में लिया था, वो अगर 1 साल बाद वापस आते हैं तो बैंक इनसे लगभग 9 to 10% लेता है। तो मान लीजिए कि बैंक ने इनसे 10% लिया, ये हमेशा इस रेट से ज़्यादा ही होगा। अगर ये बैंक इनसे 10% लेता है लोन पे, यानी कि ये लोग कितना वापस करेंगे? ये वापस करेंगे 110 रुपीज़। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 110 और माइनस 104 इज इक्वल टू 6 रुपीज़। और यही 6 रुपीज़ बैंक का इनकम है।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि बैंक का इनकम कैसे हो रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन समझेंगे। आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, उसी से हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रेडिट यानी कि लोन क्या होता है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी कि क्रेडिट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो 2 लोगों के बीच में हो रहा है। किसके बीच में? एक लेंडर है यानी कि जो क्रेडिट देने वाला है, और दूसरा जो कि बोरोवर है यानी कि जो क्रेडिट लेने वाला है। अब क्रेडिट में मनी भी हो सकता है, कोई गुड्स भी यानी कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है। यानी कि हम पैसे किसी को दे रहे हैं, कहेंगे कि आप जो है हमें पैसे इस तरीके से वापस करेंगे, कितने समय बाद वापस करेंगे, कितने रुपए वापस करेंगे। कोई वस्तु भी हो सकती है कि आप हमसे कोई सामान लेकर के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इतने समय बाद मैं वापस करूंगा, किस परिस्थिति में आप वापस करेंगे। कोई सेवा भी हो सकती है कि मैंने आपके लिए कोई काम किया, आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हों, मनी भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कोई सर्विस, तीनों क्रेडिट है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी वाले पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपके बुक में दी हुई है। एक है स्टोरी सलीम की, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है यानी कि जूते बनाने वाला व्यक्ति है। तो आपके बुक में जो स्टोरी दी हुई है उसे आप जरूर पढ़िएगा। उसे मैं शॉर्ट में समरी के रूप में आपको समझा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें। जो सलीम है शू मैन्युफैक्चरर यानी कि जो जूते बनाने वाला व्यक्ति है, उसको एक त्यौहार के दौरान लगभग 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जूते बनाने के लिए अगर 3000 पेयर्स ऑफ शू आपको बनाना है तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए और कुछ मटेरियल भी होना चाहिए, और सलीम के पास इतने मटेरियल और पैसे नहीं है। तो सलीम क्या करता है? सलीम क्रेडिट लेता है। किससे? एक लेदर सप्लायर से वो लेदर लेता है, यानी कि उसने एक गुड्स। ठीक है, तो उसने लेदर जो है एक लेदर सप्लायर से लिया कि जब उसका काम हो जाएगा तो वो उसका अमाउंट उसे वापस कर देगा। और एक लार्ज ट्रेडर से, एक बड़े व्यापारी से वो कुछ कैश लेता है। कितना कैश लेता है? आपके बुक में जो स्टोरी दी हुई है उसके हिसाब से वो 1000 जूते के बराबर का अमाउंट उससे लेता है और कहता है कि वो आप उसको जो है नेक्स्ट मंथ में वापस कर देगा। और इस तरीके से ये क्रेडिट लेने के बाद सलीम ने जूते बनाए और उनको वापस बेच दिया, और बेचने के बाद जो फ़ायदा हुआ वो उसने अपने पास रख लिया, और जो क्रेडिट उसने लिए थे वो भी उसने वापस कर दिया। यहाँ पे जो क्रेडिट है उसके लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसमें सलीम को फ़ायदा होता हुआ दिखता है। एक और स्टोरी देखते हैं। ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है स्वप्ना। एक महिला है जो कि किसान है। इन्होंने एक मनी लेंडर से, यानी कि एक पैसे देने वाले व्यक्ति जो कि बैंक नहीं है तो लेकिन पैसे ब्याज पे देता है, तो उससे स्वप्ना ने मनी जो है लेंड किया, मनी जो है पैसे जो है उधार लिए, और वो यह कह के उधार लेती है कि उसे खेती करनी है, उसे कुछ एग्रीकल्चर सीड्स खरीदने हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, केमिकल्स खरीदने हैं, और वह यह शर्त पे लेती है कि वह ब्याज के साथ जब उसकी अच्छी हो जाएगी तो ब्याज के साथ उसे वापस कर देगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी फसल खराब हो जाती है और वह पैसे देने में एबल नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है। उसके बाद वो फिर से जो है एक और छोटा सा उसने फिर से कर्ज लिया अगली बार जब खेती करने जाती है तो। लेकिन वह यह सोच करके कर्ज लेती है कि इस बार जब खेती में जो उपज होगा उससे वह इस बार का और पिछला दोनों जो है कर्ज वो चुका देगी। लेकिन इतनी फसल अच्छी नहीं होती है, फसल तो होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती है कि 2 बार का कर्ज चुकाया जा सके, और इस तरीके से उसका क्रॉप जो फेल होने की वजह से वो जो है एक तरीके से इस कंडीशन में आ जाती है कि लोन जो है वापस नहीं दे पाती है। तो यहाँ पे लोन लेना यानी कि क्रेडिट लेना इसके लिए नुकसान का सौदा हुआ। यानी कि एक क्रेडिट सिचुएशन ऐसा था जिसमें उसे अर्निंग होता है, इनकम होता है व्यक्ति को, और यहाँ पे व्यक्ति की कंडीशन जो है वो पहले से बेहतर हो गई, जो कि सलीम की कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। सलीम ने जो है जूते बनाने के लिए क्रेडिट लिया और उसने जूते बनाए, जूते को बेच दिया और उसने मुनाफा अपने पास रख लिया। यानी कि उसकी जो परिस्थिति है जो पहले थी उससे बेहतर हो गई, कुछ सुधार हुआ। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जिसमें महिला जो स्वप्ना का कंडीशन है, वहाँ पे क्रॉप फेल होने की वजह से वो क्रेडिट में फंस जाती है। वो एक कर्ज लेती है कि खेती हो सके, खेती सफल नहीं होती है, फिर से कर्ज लेती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस तरीके से वो कर्ज के जाल में फंस जाती है। इसे हम कहते हैं कर्ज का जाल, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डेट ट्रैप। इसे हम डेट पढ़ते हैं, इसे आप डेप्ट मत पढ़िएगा, इसे डेट पढ़ते हैं, डेट ट्रैप।
यहाँ पे क्या होता है, कर्ज के जाल में जब वो फंस जाती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो फाइनली उसे क्या करना पड़ता है, जो उसके पास ज़मीन है उसका एक छोटा सा टुकड़ा उसे बेच करके और उस कर्ज को वापस करना पड़ता है, कर्ज को चुकाना पड़ता है। और इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि क्रेडिट लेने से पहले स्वप्ना की जो कंडीशन थी, क्रेडिट लेने के बाद उसकी कंडीशन क्या हो गई, और ख़राब हो गई, क्योंकि उसको कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि क्रेडिट लेना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आपके लिए जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। और यह डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये डिपेंड करता है कि आप जिस परिस्थिति में लोन ले रहे हैं वो कितना रिस्की है, वहाँ पे कितना रिस्क है, और साथ ही साथ अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास और सपोर्ट क्या है। तो ये दो क्रेडिट सिचुएशन थी जिसे आपने समझा। अब समझते हैं कि गाँव के एरियाज़ में, यानी कि रूरल एरियाज़ में लोग लोन क्यों लेते हैं। तो रूरल एरियाज़ में लोन का डिमांड बेसिकली, या क्रेडिट का डिमांड बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। इसमें कई तरीके की जो कॉस्ट होती हैं, कई तरीके के जो खर्चे होते हैं, उसको वहन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए लोग जो है लोन लेते हैं। क्या हो सकता है इसमें, जैसे बीज खरीदना है, सीड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, वाटर सप्लाई के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया उसको रिपेयर कराना है। तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं उसको वहन करने के लिए लोग क्रेडिट लेते हैं। और जो क्रेडिट लेने का जो समय होता है और उसे जो चुकाने का समय होता है बहुत कम होता है। जो एग्रीकल्चर जो टाइम होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, यानी कि जब किसान खेती शुरू करता है और जब वो हार्वेस्टिंग करता है, फसल की कटाई करता है, ये मुश्किल से 3 से 4 महीने का समय होता है। और इसी दौरान वह 3 से 4 महीने में लोन लेता भी है और कोशिश करता है कि फसल जब हो जाए, यानी कि जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, तो उसके बाद उसको लोन को अपने चुका दें। यानी कि बिगिनिंग में जो है, एग्रीकल्चर सीजन के बिगिनिंग में वो लोन ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, और हार्वेस्टिंग के बाद उसे चुकाने की कोशिश कर रहा है। अब यह चुका पाएगा कि नहीं, रीपेमेंट हो पाएगा कि नहीं, यह बहुत ही क्रूशियल है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी फार्मिंग से इनकम कितनी हुई। अगर उसका जो क्रॉप है वो अगर फेल हो गया तो नहीं चुका पाएगा, अगर क्रॉप अच्छा हो गया तो चुका सकता है, ठीक है। तो दोनों केसेस हैं। तो स्वप्ना के केस में क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गया और वह उसे चुका नहीं पाई और फाइनली उसे अपने ज़मीन का एक पार्ट उसे बेचना पड़ गया था। आप समझते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के पर्पज से है ये टॉपिक। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत बार पूछा जाता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर आप क्रेडिट किसी से ले रहे हैं, किसी से अगर आप लोन ले रहे हैं, तो उसकी क्या क्या शर्तें हैं। ये कहें तो कर्ज की शर्तें हैं, ये क्रेडिट की शर्तें हैं। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है कोलेट्रल, तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, और फोर्थ होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। एक एक करके समझते हैं। इंटरेस्ट इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। तो आप जब 1 लाख रुपए ले रहे हैं बैंक से, अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल के लिए जो है अपने बैंक से कर्ज लिया, तो आप जब 1 साल बाद बैंक को पैसे वापस करेंगे तो आप 1 लाख रुपए नहीं वापस करेंगे, आप 1 लाख रुपए से अधिक वापस करेंगे। और कितना अधिक वापस करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड होगा कि बैंक ने आपसे कितना इंटरेस्ट रेट लिया है, यानी कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट से आपको पैसे वापस करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं 100 रुपये लेता हूं और बैंक ने कहा कि जो है 10% इंटरेस्ट रेट है, यानी कि मुझे जो है 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अगर यह इंटरेस्ट रेट 5% होगा तो मुझे 105 रुपये ही वापस करने पड़ेंगे। तो पहले इंटरेस्ट रेट तय होता है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद ये डिसाइड आप कर रहे हैं जो है कि इंटरेस्ट रेट कितना है जब आप वापस करने जा रहे हैं, तब नहीं। ये लोन लेने से पहले ही इस बात को डिस्कस कर लिया जाता है, ये बात तय हो जाती है कि आपको कितने के दर से पैसे वापस करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है कोलेट्रल, यानी कि सिक्योरिटी, ठीक है। इसे हम लोग सामान्य भाषा में इसको गिरवी रखना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक यह सोच के आपको लोन देता है कि आप इंटरेस्ट के साथ उसे वापस करेंगे, ब्याज के साथ वापस करेंगे और बैंक का उसमें मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपका जो है जिस पर्पज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं वो अगर फेल हो गया, तो आप उसे नहीं दे पाए। मान लीजिए कि आपने कृषि के लिए लोन ले लिया और आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप फेल हो गया, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बैंक जो है आपसे एक सिक्योरिटी लेता है, एक कोलेट्रल लेता है, कुछ गिरवी रखने के लिए कहता है। ये कोई भी वस्तु हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी ज़मीन हो सकती है, कोई वाहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गहना हो सकता है, ठीक है, कोई ज्वेलरी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि यह इसलिए लिया जाता है कि अगर आप अपना कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं हुए, अगर आपने जो बैंक से पैसे लिए हैं अगर आप उसे नहीं वापस कर पाते हैं, तो फिर बैंक जो है आपने जो वस्तु कोलेट्रल के रूप में रखी हुई है, बैंक उसे बेच करके और अपना नुकसान जो है वो भरपाई करेगा। तो ये होता है कोलेट्रल। इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि
लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक यानी कि कोई जानवर भी हो सकता है, कोई बैंक में आपने पैसा पहले से जमा करके रखा है वो भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। अगला होता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ कागजी कार्रवाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बैंक में सॉरी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई लोन लेने जाता है तो उसे कोलेट्रल रखने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बैंक यह देखता है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो उसको पता है कि सैलरी तो हर महीने आनी है, तो उनकी सैलरी से हम जो है पैसे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकम श्योर है कि इनकम होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोलता है, ठीक है। कैसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, यह डॉक्यूमेंट हो सकता है कि हाँ आप सर्विस में हैं तो आप उसका प्रूफ दीजिए, आपकी कितनी सैलरी है उसका प्रूफ दीजिए, ठीक है। आप जो है कुछ ऐसे व्यक्तियों को लेकर के आइए जो आपको जानते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, अगर आप जो है सामान्य जो है बिजनेसमैन है, तो ठीक है, तो आप ऐसे केस में जो है अगर मान लीजिए कोलेट्रल ज़मीन रख रहे हैं या घर रख रहे हैं या कोई वाहन रख रहे हैं, तो आपको उसके पेपर देने होंगे कि हाँ ये मेरा घर है, मैं इसे जो है कोलेट्रल के रूप में रख रहा हूँ, सिक्योरिटी के रूप में रख रहा हूँ, तो ये इसका पेपर है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, ये जो है इसका तीसरा टर्म्स है क्रेडिट लेने का। और फोर्थ है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि इसमें यह तय किया जाता है कि आप हर महीने कितने रुपए वापस करेंगे, ठीक है। क्या उसका मोड होगा, यानी कि आप उसे कैश के रूप में ला के बैंक में जमा करेंगे, या आप सैलरीड पर्सन है तो आपके अकाउंट से अपने आप बैंक खुद ही काट ले, ठीक है। तो उसका क्या तरीका होगा रीपेमेंट करने का, इसको इसमें तय किया जाता है। तो ये चार चीज़ें होती हैं। पहला क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट, यानी कि क्या ब्याज दर होगा, किस रेट से आप बैंक को पैसे वापस करेंगे। दूसरा होता है कोलेट्रल, यानी गिरवी क्या रखा जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि कौन कौन से पेपर्स उसमें लग रहे हैं। और लास्ट होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि किस तरीके से आप पैसे वापस करने वाले हैं। तो ये चार चीज़ें होती हैं। कोलेट्रल को मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि यह एक ऐसा एसेट होता है जो कि बोरोवर के पास होता है, ठीक है, और वह एक गारंटी के रूप में लेंडर को देता है जब तक कि जो है लोन वापस पे ना हो जाए। तो ये हुआ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब आइए आज के लेक्चर में बस कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1 मार्क्स का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप लिख सकते हैं कोलेट्रल इज अ सिक्योरिटी, जो भी आपको समझ में आ रहा है इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। वाई डू बैंक मेंटेन अ कैश रिजर्व, बैंक जो है कैश रिजर्व क्यों अपने पास मेंटेन करते हैं, मैंने आपको इसका आंसर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, इसको आप इजिली एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू फार्मर्स रिक्वायर क्रेडिट, फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको भी मैंने एक स्लाइड के माध्यम से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का ही, व्हाट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है, तो वह इसी जो रूरल एरिया में जो क्रेडिट लिया जाता है वही एग्रीकल्चर क्रेडिट है, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट और लोन, इसको मैंने डिफिनेशन के साथ समझाया आपको, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डेट ट्रैप, यानी कि कर्ज का जाल या डेट ट्रैप क्या है, इसको आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्रेडिट कैन पुश द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। आप चाहें तो इसमें स्वप्ना जो कि फार्मर है उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि किस तरीके से उसने कर्ज लिया और कैसे वो जो है एक प्रॉब्लम में फंसती चली गई और फाइनली जो है उसे ज़मीन बेचना पड़ गया, ठीक है। तो ये एक पेनफुल रिकवरी है, ठीक है, तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ क्रेडिट प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कैसे जो है क्रेडिट एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसको भी आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे जो है सलीम जो कि शू मैन्युफैक्चरर है उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, मेंशन एनी 6 आइटम्स दैट कैन बी केप्ट एज अ कोलेट्रल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कोलेट्रल क्या होता है, कोई भी 6 थिंग्स का नाम लिख दीजिए आप जो है, ठीक है, हाउस, लैंड, कुछ भी लिख दीजिए। व्हाट डू टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होती हैं, 4 चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, उन चारों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज टू द नेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। डिपॉजिट्स जो हम बैंक के पास करते हैं वह डिपॉजिटर्स और साथ ही साथ नेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कैसे, इसको आप एक्सप्लेन करना है। तो आप बता सकते हैं कि जब हम पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक जो हमें कुछ इंटरेस्ट दे रहा है वो हमारा बेनिफिट है, और नेशन का बेनिफिट कैसे हो रहा है, बैंक मेरे ही पैसे वो किसी को लोन के रूप में दे रहा है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसके बीच में जो डिफरेंस हो रहा है वो इनकम हो गया, तो नेशन का भी फायदा हो गया। तो दोनों का बेनिफिट है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कैन प्ले अ निगेटिव रोल।
क्रेडिट एक निगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। सिंपल क्वेश्चन है वही कि अगर मैं लोन वापस नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप इसे एग्जाम्पल से, कोई स्टेटमेंट से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ईजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी 3 सिचुएशन इन विच क्रेडिट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरलिस्ट। यानी कि जो कृषि करने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा होता है। ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। एग्जामिन एनी 3 सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ डेट ट्रैप। कोई 3 एग्जाम्पल बताइए, कोई 3 परिस्थितियाँ बताइए जब जो है क्रेडिट लेने वाला जो बोरोवर है वह डेट ट्रैप में चला जाता है, कर्ज के जाल में फंस जाता है। तो कोई भी 3 सिचुएशन अपने मन से आप बना सकते हैं, ठीक है। कि कृषि के लिए उसने लिया, नहीं वापस कर पाया, ज़मीन बेचना पड़ गया, बिजनेस के लिए लिया, दुकान बेचना पड़ गया, कुछ भी ऐसा, कुछ भी 3 एग्जाम्पल को ही बता सकते हैं। इन रूरल एरियाज क्रेडिट ऑफन पुशेस द पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप। गाँव के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो क्रेडिट लोग लेते हैं वो अक्सर जो है डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसको आप समझा सकते हैं, इसका सबसे मेन रीज़न है क्रॉप फेल हो जाना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।